नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक क्लेम विषय में अनुभव साझा कर रहा हूँ और यह बताने का उद्देश्य ये है कि जो मैं अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि बहुत से लोगों को मैंने जो अनुभव किया कि जो उनका बीमा क्लेम या कहूँ मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम, उसमें इनको प्रॉब्लम होती है, समस्याएं आती हैं, लेकिन वो उन समस्याओं के लिए बीमा कंपनी को सही से सही जगह पे सही तरीके से शिकायत ही नहीं करते हैं। जबकि जब तक आप अपनी शिकायत को बीमा कंपनी के समक्ष या हायर अथॉरिटीज़ के समक्ष नहीं रखेंगे तो आपको न्याय मिलने के चांस या आपकी समस्या हल होने के चांस कम रहेंगे। तो ऐसा ही एक उदाहरण है जो अभी हाल फिलहाल में मेरे समक्ष आया, तो जिसे मैं अनुभव के तौर पे आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो ये साहब मुझे अभी कुछ दिन पहले, शायद मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए होंगे या 3 दिन हुए हों, तो मुझे एक साहब का फ़ोन आया जो गुड़गांव के पास मानेसर से बोल रहे थे। पहले तो खैर उनका जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसके थ्रू उनका मैसेजेस आए और फिर मैंने उन्हें अपनी ईमेल आईडी दी तो उनका ईमेल आया, फिर मैंने ईमेल पे अपनी कांटेक्ट डिटेल्स दी तो उनका फ़ोन आया। फ़ोन पर फिर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन भी हुआ और उन्होंने अपने क्लेम विषय को मुझे एक्सप्लेन किया और उनके गाड़ी के एक्सीडेंट को आज तो 25 दिन हो गए, तब लगभग 20 दिन हुए थे। उनका 20-25 दिन अब गाड़ी के एक्सीडेंट को हो गए हैं और क्लेम के विषय में कोई स्पष्ट रूप से उनका अप्रूवल नहीं आया है और बीमा कंपनी उनसे कुछ डिमांड्स कर रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पेपर्स की मांग कर रही थी और कुछ एनसीबी रिकवरी के लिए भी एक लेटर था और ये लेटर तो खैर क्लेम से पहले का भी था। तो सब इनके पास ये गुड़गांव एनएसजी में जॉब करते हैं, एक आर्मी पर्सन है और कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी गाड़ी साहब एक्सीडेंट हो गई 25 दिन पहले और वहीं एनएसजी कैंपस में एक गाय वाय कुछ आई और जिसे बचाने के चक्कर में डिवाइडर से लगी। ये मारुति की ब्रीजा गाड़ी है और ये सामने से डैमेज हुई, एयर बैग्स भी खुले और सामने से जो लाइट्स, बम्पर, रेडिएटर, जो भी चीज़ बिल्कुल जस्ट सामने होती है वो डैमेजेस हुई। लगभग एस्टिमेट तो इनको नहीं मालूम था कितना है, लेकिन जो इन्होंने मुझे गाड़ी के फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किए तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा उस गाड़ी में था। 1.5 से 2 लाख के बीच का उस गाड़ी में खर्चा था। इन्होंने साहब एक्सीडेंट के तुरंत बाद गाड़ी को एक मारुति डीलर वर्कशॉप पे भेजा, क्लेम की जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया, बीमा कंपनी को वर्कशॉप के द्वारा क्लेम इंटीमेट किया गया, एस्टीमेट और जो भी संबंधित आवश्यकताएं हैं उनके साथ। उसके बाद सब बीमा कंपनी ने एक अप्रूव नहीं, जो भी सो कॉल्ड सर्वेयर ही मैं बोलूँगा, और वो अप्रूव तो नहीं था। एक अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया और बीमा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेटर को भी अपॉइंट किया। इन्वेस्टिगेटर साहब इनके पास आए, वहाँ इन्होंने जो भी एनएसजी कैंपस है वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो जगह उनको दिखाई, जो स्टेटमेंट्स उनको चाहिए थे वो स्टेटमेंट्स दिए, जो और भी प्रूफ दे सकते थे उस एक्सीडेंट के संदर्भ में वो उन्होंने उनको दिए। और ये बात भी तभी हाल जब एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ समय बाद ही ये सब प्रक्रिया हो गई थी। उसके बाद बीमा कंपनी और जो सर्वेयर साहब, सो कॉल्ड सर्वेयर साहब थे, वो इनसे कह रहे थे कि साहब आपकी जो पॉलिसी है इसमें एनसीबी में कमी है और दूसरा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसलिए कोई इस पे अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। सब ये काफ़ी परेशान। फिर
जब कोई अप्रूवल नहीं हुआ 20 दिन तक, तो इन्होंने मुझे संपर्क किया और इन्होंने बताया साहब मेरी गाड़ी को बहुत मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, ओके हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीमा कंपनी अप्रूवल नहीं दे रही। तो मैंने इनसे कहा साहब आपकी क्लेम में सर्वेयर साहब कौन है, अप्रूव्ड सर्वेयर? इनका क्लेम समझने के बाद, चूँकि इनका क्लेम में अगर रिपेयर करने का खर्च ही 2 लाख है, तो एस्टिमेट तो क्लेम तो उससे ज़्यादा का किया गया होगा। तो ऐसे में एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इनसे इसलिए पूछा कि साहब अप्रूव्ड सर्वेयर जो भी अपॉइंट हुए हैं उनका क्या आपके क्लेम के लिए अप्रूवल है या क्या उन्होंने कहा है। तो इन्होंने बताया साहब उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो उसके बाद अप्रूवल दिया जाएगा। और इसमें कुछ एनसीबी की उन्होंने गड़बड़ी के बारे में इन्हें बताया। तो मैंने पूछा साहब आपकी, इन्होंने बताया इनकी गाड़ी में 35% एनसीबी है। इनकी गाड़ी 2020 मॉडल थी और पहली इंश्योरेंस पॉलिसी इनकी चोलामंडलम इंश्योरेंस से थी, दूसरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से, तीसरी इनकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, और ये जो चौथी इंश्योरेंस थी ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से थी। इनका कहना था कि इन्होंने आज तक कोई क्लेम नहीं लिया है। और जो करंट पॉलिसी थी, पहली 3 पॉलिसी मारुति टाई अप पॉलिसी थी, जो मारुति डीलर जिसमें ब्रोकर था मारुति कंपनी सुजुकी, तो उसके थ्रू ली गई थी, उन्हें टाई अप पॉलिसी भी कहते हैं। और ये वाली पॉलिसी इन्होंने पॉलिसी बाज़ार से डायरेक्ट ली थी और ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से थी और इसमें 35% एनसीबी था। तो मैंने इनसे पूछा साहब पहले मैंने क्या 2 वजह होती हैं किसी के क्लेम में गड़बड़ होने की। मैंने उनसे पूछा साहब आपने जो एक्सीडेंट पेपर्स में और जो भी उनको बीमा कंपनी को बताया, एक्सीडेंट उसी जगह पे और जो आपने समय बताया वहीं पे हुआ है, और जो आप चलाने वाले जो गाड़ी चला रहे थे वो एक ही हैं? तो इन्होंने कहा हाँ साहब वो सब बिल्कुल सही है। तो चूँकि मेरा पूछने का आशय ये था, चूँकि बहुत से लोग इन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते और उसमें गलत जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से बाद में बीमा कंपनी किसी न किसी तरीके से जान के उस क्लेम को देने में दिक्कत करती है। तो ये सब चीज़ें इनका कहना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने इनसे पूछा साहब आपका जो ये 35% एनसीबी है, आपने पॉलिसी बाज़ार के थ्रू पॉलिसी ली है, अक्सर एनसीबी की लोग इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने कभी कोई क्लेम लिया हो पिछली पॉलिसी या उससे पिछली पॉलिसी या उससे पिछली पॉलिसी, क्योंकि ये बीमा कंपनी बहुत पीछे तक भी देख लेती हैं। तो इन्होंने कहा नहीं साहब मैंने तो आज तक कोई क्लेम लिया ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा साहब मुझे एक बीमा कंपनी से मेल आई थी और वो 29 जनवरी की थी। बोले उस दौरान मैं यहाँ पे था नहीं, मेरी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह थी जहाँ मैं ईमेल को उतना चेक नहीं कर सकता था, ना ईमेल कर सकता था। तो मैंने क्या उस ईमेल में क्या था, वो बोले उस ईमेल में एनसीबी को जमा करने के लिए लिखा गया था कि आपकी पॉलिसी में इतना एनसीबी गलत लिया गया है, तो आप ये सर्टेन अमाउंट आपको जमा करना है। तो वो अमाउंट जब हमने देखा, वो मेल को मैंने पढ़ा, तो उसमें 600 कुछ रुपए रिकवरी एनसीबी रिकवरी के नाम पे वो मेल की गई थी। वो 29 जनवरी 2024 की ईमेल थी बीमा कंपनी की तरफ से। उस ईमेल में लिखा था कि साहब आपकी पिछली जो बीमा कंपनी थी वो चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी और उसके अकॉर्डिंग आपका जो एनसीबी 20% था, तो अब की बार 25% होना चाहिए था। तो इसलिए आपने 10% यानी जो करंट पॉलिसी है आपने 35% एनसीबी अवेल किया है। तो जो गलत है यानी 10% आपने ज़्यादा एनसीबी लिया है, तो आपको ये बीमा कंपनी को वापस करना होगा। और जब आप ये वापस करेंगे तभी आपकी ये पॉलिसी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो अप्लाई होंगे, नहीं तो आपका कोई भी जो बेनिफिट है वो इस पॉलिसी के में तहत नहीं होगा, कोई रिस्क कवरेज नहीं होगी। जो एक सर्टेन लैंग्वेज होती है वो लिखी गई थी। खैर बीमा कंपनी ने ये लेटर लिखा, वो जनरली तो क्लेम आने पे लिखते हैं, लेकिन ये क्लेम से पहले का था, 29 जनवरी का था।
इन्होंने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया और ये उसको समझ भी नहीं पा रहे थे। इनको साहब को पता ही नहीं चल रहा था कि मैटर क्या है। तो इन्होंने मुझे अपनी पिछली पॉलिसी सभी दी। तो जब मैंने देखा इनकी पॉलिसी तो नेशनल इंश्योरेंस से थी लास्ट ईयर, तो ये चोलामंडलम कहाँ से आ गई। तो फिर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी सारी पॉलिसी और वो इवन एनसीवी वेरिफिकेशन का लेटर भी जो लास्ट इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, उसने इनको दिया हुआ था। तो फिर जब मैंने इनका पेपर्स देखे तो मैं समझ गया कि यहाँ पे बीमा कंपनी की तरफ से कुछ गलती है, लापरवाही है, जो ठीक से उन्होंने इसको चेक नहीं किया है। तो फिर मैंने देखा जो इनकी पहली पॉलिसी थी वो चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से थी, जो 1 साल के लिए मोटर ओडी पॉलिसी थी और 3 साल के लिए लाइबिलिटी इंश्योरेंस था, जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो जो पॉलिसी में, जो पिछली पॉलिसी में जो डिटेल्स थी वो उस लाइबिलिटी इंश्योरेंस की थी, ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स ही नहीं थी, जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से थी। तो बीमा कंपनी ने जो एनसीबी वेरिफिकेशन किया वो चोलामंडलम से किया। अब पता नहीं कैसे उन्होंने किया, उस पर कैसे 20% आया। वो शायद उन्होंने उस साल का ही दिया हो जो उनका पहला साल था, कि उस पर कोई क्लेम नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बीमा कंपनी ने 25% के लिए कहा, और जबकि पॉलिसी चोलामंडलम से थी नहीं, पॉलिसी थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। जबकि इसमें न्यू इंडिया ने 20 दिया, नेशनल ने 25 दिया, और अब ये इन्होंने 35% दिया था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो मैंने फिर इनको एक्सप्लेन किया कि साहब मैं आपको बहुत सारी ईमेल आईडीज़ दे रहा हूँ जो इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ ऑफिशियल्स की थी, आईआरडी ऑफिशियल्स की थी, और जो भी रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, अधिकारीगण वरिष्ठ, उन संबंधित उनकी दी थी। मैंने से कहा आप अपनी जो भी आपको भाषा आती है, हिंदी इंग्लिश, उस भाषा में आप अपने बीमा कंपनी को अपनी वजह बताइए, ये जो ईमेल है इसका जवाब दीजिए कि ये गलत है, और बीमा कंपनी से कहिए सर जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन या जो करना था वो आप कर चुके हैं, और आज 20-22 दिन, तब 20 दिन हुए थे, अब तो 25 दिन हो गए, और आप इसका जो भी क्लेम अप्रूवल दीजिए, और 30 दिन में तो अप्रूव्ड सर्वेयर को क्लेम सेटलमेंट करके वो क्लेम के लिए सर्वे रिपोर्ट इशू करनी होती है, और यहाँ अभी तक कोई अप्रूवल ही नहीं दिया गया। तो ये सारी जानकारी मैंने इनको दी। इसके बाद मैंने इनको जो व्हाट्सएप से मेल आईडीज़ और कुछ इस तरीके की जानकारी इनको दी। इसके बाद इनका अगले दिन फिर फ़ोन आया, और मैंने इनसे बताया था आप जो भी कम्युनिकेशन करना वो राइटिंग में करना, और फ़ोन पे बातचीत उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसके बाद साहब इनका अगले दिन फिर मुझे फ़ोन आया, और ये बोले साहब वो मेरी सर्वेयर साहब से बात हुई है, और इन्होंने उस मेल का एक स्क्रीनशॉट भी दिया कि सर्वेयर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो आपका क्लेम का अप्रूवल दे दिया, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन और सब्जेक्ट टू एनसीबी वेरिफिकेशन। वो मेल कुछ दिन पुरानी भी थी। तो मैंने कहा साहब एनसीबी का इसमें क्या सब्जेक्ट टू, एनसीबी तो बिल्कुल क्लियर है, और इससे सर्वेयर का कोई लेना देना भी नहीं है, ये तो बीमा कंपनी और इंश्योर्ड के बीच का मामला है। रही बात इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, और इसमें 20 दिन में और कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई चीज़ है तो उसको बताएं, और नहीं तो साहब जो भी अप्रूवल है वो दें। और तीसरी चीज़ मैंने कहा साहब आपको मैंने इतनी सारी मेल आईडी दी, सब कुछ दिया, आपने जो अपना पक्ष तो रखा ही। मैंने इनसे पूछा आपने मेल की, इन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा साहब आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा, आपने बीमा कंपनी ने आपको गलत फहमी में गलती से या जैसे भी एक लेटर लिखा, आप उसका जवाब ही नहीं देंगे तो फिर बीमा कंपनी को सच कैसे पता चलेगा, और आप शिकायत तो कीजिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक व्यक्ति के साथ जो बीमा कंपनी गलत कर रही है, गलत फहमी में कर रही है, इरादेतन कर रही है, लापरवाही में कर रही है, एक इंश्योर्ड उसका जवाब ही नहीं दे रहा। और जबकि मैंने तो बताया था कि ये आईडीज़ हैं, और फिर मैंने मेल आईडी दी, सब कुछ एक्सप्लेन किया, कोई मेरे बताने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ।
तो मेरा जो कहने का ये जो मैं बताने का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते। जब तक आप अपनी बात को बीमा कंपनी के समक्ष रखेंगे नहीं, अपनी शिकायत को रखेंगे नहीं, तो फिर आपको इंसाफ या आपका वाजिब क्लेम हक मिलने के चांस कम होंगे। तो अपनी बात अगर कोई शिकायत है तो बीमा कंपनी के समक्ष रखनी ही चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे यही केस था तो इसमें रखना चाहिए। बीमा कंपनी को गलत फहमी हो गई, लापरवाही में हो गई, जैसे भी हो गई, तो अपनी सही बात को रखना चाहिए था। तो इन साहब ने कोई मेल ही नहीं की। सर्वेयर साहब जो थे, जब मैंने देखा तो जो ये कंपनी ने जो साहब मेल कर रहे थे वो अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं थे, और ना उनका लाइसेंस नंबर था, और उनकी आईडी इंश्योरेंस कंपनी की ईमेल आईडी थी। वैसे एक एम्प्लॉय भी अप्रूव्ड सर्वेयर हो सकता है, लेकिन अगर कोई अप्रूव्ड सर्वेयर कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो अपने को लिखेगा कि वो सर्वेयर एंड लॉस असेसर और उसका लाइसेंस नंबर ये है। तो उस मेल में कोई असर नहीं था, और मुझे लग रहा था कि ये बीमा कंपनी के एम्प्लॉय ने ये सर्वे किया है। और ये बहुत अजीब था, जबकि इस प्रकार के क्लेम में एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना और उसकी सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे क्लेम सेटल करना मैंडेटरी होता है इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अभी कुछ महीने पहले 3-4 महीने या 6 महीने जो भी है, उसमें IRDAI ने इनको, बीमा नियामक ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी इसी विषय में कि इन्होंने जो सर्वे लिमिट जिनमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी था, इन्होंने अपॉइंट नहीं किया। अपने एम्प्लॉय या किसी तरीके से वो क्लेम लॉस उनका सर्वे करके उनको सेटल कराया किया, तो वो एक इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन था। उसके लिए इन पे IRDAI ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। और इस क्लेम में भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर बीमा कंपनी ने अपॉइंट नहीं किया था। तो यहाँ बीमा कंपनी वायलेशन पे थी, ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। और यहाँ इंश्योर्ड की तरफ से कुछ भी गलत नहीं था, उसका एक्सीडेंट सही था, सब कुछ उसने वेरीफाई कराया, और NCB का तो कोई मैटर था ही नहीं। वो सारी डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी को उसने दी हुई थी। वैसे जो उसके जो पिछली पॉलिसीज़ और वो सब, वो उसने जो भी बीमा कंपनी के एम्प्लॉय जो सर्वेयर साहब थे, सो कॉल्ड सर्वेयर साहब, उनको दी थी। तो इसमें ये इस तरीके का अप्रूवल देना तो कोई सेंसेबल नहीं था। जब सारी चीज़ क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन आप करा चुके हो जिसको काफ़ी लंबा समय हो गया, और जो एक्सीडेंट वहाँ हुआ भी है NSD कैंपस में हुआ है, और गाड़ी कंटिन्यू इंश्योरेंस में है, उस पर 35% NCB है, और एक्सीडेंट भी कोई डाउटफुल नहीं है। तो और अगर है तो फिर उसको क्लैरिफाई कीजिए, उसका जवाब दीजिए, और हर चीज़ के लिए एक तय समय सीमा है। तो यहाँ जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 में जो पॉइंट्स हैं, ये मोटर जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो तय गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप बीमा कंपनी कार्य नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से डिले हो रहा था और इंश्योर्ड सफ़र कर रहा था। हाँ, यहाँ पे इंश्योर्ड को ठीक है पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मेरे से बातचीत की और मैंने जानकारी भी दी, और मेरे बहुत सारे शायद वीडियो भी उन्होंने देखे, तो आपको अगर कोई शिकायत हो तो शिकायत तो करनी ही होगी। तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग शिकायत नहीं करते हैं, और ये क्लेम अभी भी सेटल शायद नहीं हुआ है, क्योंकि आज फिर वो उनका एक मैसेज आया था, वो ईमेल आईडीज़ मांग रहे थे कि मैं ईमेल आई, देखिए लापरवाही देखिए कि उन्होंने वो ईमेल से सेव भी नहीं की हैं। यानी मैं किसी को अगर ईमेल आईडी निकालता देता शेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे कुछ समय लगता है, कहीं से मुझे कॉपी पेस्ट या स्क्रीनशॉट फिर उसको करके साइज में और फिर भेजना होता है, और कोई इसका कोई शुल्क भी नहीं है। लेकिन अक्सर लोग जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब वो परेशान होंगे तो फिर फ़ोन करेंगे, फिर मेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे। तो जीवन में थोड़ा सिंसियर होना चाहिए, और अगर किसी आदमी से कुछ पूछ रहे हैं या तो उसकी सलाह मानिए, और नहीं तो फिर दोबारा पूछने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ अधूरे मन से प्रयास अगर आपका होगा, यहाँ क्या कहीं भी अधूरे मन से
अधूरे मन के प्रयास की सफलता के चांस कम होते हैं। तो मेरा इस वीडियो से कहना ये है कि अगर कभी किसी मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम केस या किसी भी तरीके के बीमा क्लेम में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई शिकायत है, तो इस शिकायत को शब्दों के रूप में बीमा कंपनी के समक्ष रखिए, अपनी शिकायत को रखिए, हायर अथॉरिटीज़ को रखिए, हायर ऑफिशियल्स को रखिए। आजकल गूगल का ज़माना है, सब आईडीज़ मिल जाती हैं। मैं कहीं कहीं और से थोड़ी लाता हूँ, मैं भी वहीं से ढूंढ के लाया हूँ। थोड़ा स्टडी करेंगे सब कुछ मिलता है। तो आप शिकायत कीजिए, सही तरीके से कीजिए, सही जगह पे कीजिए, तो बहुत हद तक चांस है कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज का मेरा उद्देश्य यही था बताने का। अब इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।